हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। इकोलॉजी के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज किए जाते हैं इकोलॉजी के अंदर। अगर आपको ये टर्म्स समझ में नहीं आएंगे तो क्वेश्चन समझने में थोड़ा दिक्कत होगी। वैसे तो ये बहुत इजी लगते हैं, जब हम पहली बार पढ़ते हैं और कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो समझ में भी आ जाते हैं, बट मोस्टली फिर बाद में कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो कोशिश करते हैं कि कन्फ्यूज़न ना रहे। पहला शब्द है बायोटॉप। इस टर्म का मीनिंग देखिए क्या होता है। यहां बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म। और टॉप का मतलब होता है पोजीशन। जैसे आइसोटॉप होते हैं ना पीरियोडिक टेबल के अंदर, सेम पोजीशन, उन्हें आइसोटॉप कहते हैं। वैसे बायोटॉप, इसका मतलब यह हो गया कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की नेचर में पोजीशन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचर में कहां पे रहता है, उस जगह को, उस एरिया को आप उस ऑर्गेनिज्म का बायोटॉप कह सकते हो। जैसे कोई एक एनिमल है, किसी फॉरेस्ट में रहता है, तो आप कह सकते हो कि वो फॉरेस्ट उसका बायोटॉप है। अब बायोटॉप जो होता है वो ऑलमोस्ट सिनोनिमस होता है हैबिटाट के, ऑलमोस्ट सिनोनिमस टू हैबिटाट। इसका मतलब आप अगर रफली बायोटॉप और हैबिटाट को एक बोलना चाहो तो बोल सकते हो। टेक्निकली डिफरेंट होते हैं ये। जैसे डिफरेंस बताता हूं, मोस्टली हैबिटाट उस एरिया को कंसीडर किया जाएगा जिस एरिया के अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इवोल्व हुआ है, या जिस एरिया के अंदर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ है, या जिस एरिया के अंदर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ जनरेशन्स काफी टाइम से रहती हुई आई है। जिस एरिया के लिए एक ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा अडॉप्टेड है उसे हैबिटाट बोल सकते हो। और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म यूजुअली कहां पे रह रहा है अभी, वो उसका बायोटॉप हो जाता है। तो बायोटॉप का मतलब ऑलमोस्ट हैबिटाट ही है। नेचर में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की पोजीशन क्या है उसे हम बायोटॉप कहते हैं। आपको मैं डेफिनेशन लिखा देता हूं, आप लिखिए द पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल, द पोजीशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन नेचर। दूसरा पॉइंट लिखिए द एरिया वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव। तीसरा पॉइंट लिखिए द एरिया ऑफ यूनिफॉर्म एनवायरमेंटल कंडीशंस। यूनिफॉर्म एनवायरमेंटल कंडीशन का मतलब हो गया जहां काफी समय से एक जैसी एनवायरमेंटल कंडीशन रही है, तो आप कहोगे कि यहां पर यूनिफॉर्म एनवायरमेंटल कंडीशंस है। और लास्ट टर्म लिखिए, लास्ट लाइन लिखिए, बायोटॉप इज ऑलमोस्ट सिनोनिमस टू हैबिटाट। बायोटॉप इज ऑलमोस्ट सिनोनिमस टू हैबिटाट। तो पहला टर्म हुआ हमारा बायोटॉप, इजी है। दूसरा टर्म समझिए इंडिविजुअल। अब ये कोई डिफाइन करने वाली बात नहीं है, इंडिविजुअल सबको पता है क्या होता है। इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल ऑर्गेनिज्म, सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एट ए गिवन प्लेस, एट ए गिवन प्लेस। तो अब उस सिंगल ऑर्गेनिज्म को हम इंडिविजुअल कहते हैं। देखो, इकोलॉजी जो है वो कोई आपकी मॉलिक्यूलर लेवल, जेनेटिक्स लेवल, सेल लेवल के ऊपर बात नहीं करती। इकोलॉजी बात करती है इंडिविजुअल लेवल पे और उसके ऊपर के लेवल पे।
इसका अर्थ यह होता है कि इंडिविजुअल इज द यूनिट ऑफ इकोलॉजी। यूनिट ऑफ इकोलॉजी कौन है? इंडिविजुअल है। आई होप आप समझ गए होंगे। इंडिविजुअल का मतलब होता है सिंगल ऑर्गेनिज्म। जैसे सपोज मैं इस तरीके से कुछ एक इंसेक्ट टाइप बना देता हूं, ये मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, ये सिंगल इंडिविजुअल है, तो इसको हमने इंडिविजुअल कह दिया। ये हो गया यूनिट ऑफ इकोलॉजी। अब इंडिविजुअल से काफी बड़ा टर्म है स्पीसीज। पहले स्पीसीज डिफाइन करना जरूरी है, बाद में हम डिफाइन करेंगे पॉपुलेशन को। हालांकि इंडिविजुअल के ऊपर का लेवल पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन से ऊपर स्पीसीज होती है, बट एक बार स्पीसीज पहले डिफाइन करनी पड़ेगी। देखो स्पीसीज क्या होती है। ऐसे तो जब हम स्पीसीज कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो स्पीसीज कॉन्सेप्ट अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अलग अलग तरीके से दे रखे थे, अलग अलग हैं वो अपने हिसाब से। कोई मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे बताता है, कोई जेनेटिक्स के बेसिस पे बताता है, कोई इकोलॉजी के बेसिस पे बताता है। लेकिन सबसे वैलिड टाइप का जो स्पीसीज कॉन्सेप्ट है वो स्पीसीज कॉन्सेप्ट है बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। और बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कहता है, देखिए बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि दो ऑर्गेनिजम्स, जैसे एक तो ये है और एक ये है, अगर दो ऑर्गेनिजम्स जो अपोजिट सेक्स के हैं, एक मेल है एक फीमेल है, अगर ये दोनों लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपोजिट सेक्स के आपस में रिप्रोडक्शन करे और मैटिंग करके एक प्रोजेनी बनाए, ये प्रोजेनी बनाया, ये प्रोजेनी नेचर के अंदर मैच्योर हो, मैच्योर होने के बाद ये अपनी रिप्रोडक्टिव स्टेज तक पहुंचे, और रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंचने के बाद ये भी रिप्रोडक्शन कर सके, तो हम कहेंगे कि शुरुआत वाले जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेम स्पीसीज के हैं। इसका मतलब क्या हुआ? When two individuals of opposite sex are capable of producing an offspring which can also reproduce successfully in nature, तो इन दोनों को हम सेम स्पीसीज का कहेंगे। समझ में आया पॉइंट आपको? स्पीसीज कॉन्सेप्ट बायोलॉजिकल क्या कहता है? अगर दो ऑर्गेनिजम्स मिलके एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बना पाए जो जिंदा रहे, बड़ा हो, मैच्योर हो, और वो खुद भी रिप्रोडक्शन कर पाए अपोजिट सेक्स वाले के साथ, तो ये दोनों सेम स्पीसीज के हैं। तो स्पीसीज का मतलब ये हो गया कि ऐसे इंडिविजुअल्स जो आपस में इंटरब्रीडिंग कर सकते हो, उनको हम स्पीसीज कहते हैं। तो हमारे दो टर्म्स हो गए इंपॉर्टेंट, एक बायोटॉप हो गया, एक इंडिविजुअल हो गया, देन उसके बाद एक स्पीसीज हो गया। तीन टर्म हो गए भाई। अब बात करते हैं इंडिविजुअल से ऊपर और स्पीसीज से नीचे वाले टर्म की, और ये टर्म है पॉपुलेशन। देखिए पॉपुलेशन का मतलब क्या है? पॉपुलेशन एक ग्रुप है, तो ठीक है, पॉपुलेशन इज ए ग्रुप। किसका ग्रुप? इंडिविजुअल्स का ग्रुप। ठीक, सो पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अब कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है? ये इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज, एक स्पीसीज के होने चाहिए। दूसरी शर्त, लिविंग इन सेम एरिया। तीसरी शर्त, एट ए गिवन टाइम। ये तीनों के तीनों जो हैं इनका मतलब जरूर समझिएगा। पहली शर्त यह है कि ग्रुप होना चाहिए इंडिविजुअल्स का। ग्रुप तो तभी बनेगा ना जब एक साथ इकट्ठा होंगे। आगे लिखा है बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज, बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज।
अगर सेम स्पीसीज से बिलोंग नहीं करेंगे तो हम उसे पॉपुलेशन नहीं कहेंगे। लिविंग इन सेम एरिया, अब एक बार सोचो, मैं अपने एरिया में हूं, आप अपने एरिया में हो, और कोई तीसरा जो और देख रहे हैं ये क्लासेस, वो अपने अपने एरिया में है, तो क्या हम सब मिलकर एक पॉपुलेशन बना रहे हैं? नहीं। आप अपने एरिया के लोगों के साथ पॉपुलेशन बना रहे हो, आप मेरे साथ मिलकर पॉपुलेशन नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि हम सेम एरिया में नहीं है, एट ए गिवन टाइम, सेम टाइम पर भी नहीं है। जैसे एक क्लासरूम के अंदर अगर एक बच्चा आके बैठता है, 2 मिनट बाद वो चला जाता है, दूसरा आ जाता है, उसके 2 मिनट बाद वो दूसरा चला जाता है, तीसरा आ जाता है, फिर तीसरा चला जाता है, चौथा आ जाता है, चौथा चला जाता है, पांचवा आ जाता है। अगर ऐसा चलता रहा कि एक के बाद एक बच्चे आ रहे हैं लेकिन ग्रुप नहीं बन रहा, तो हम पॉपुलेशन नहीं कहेंगे। तो पॉपुलेशन का मतलब क्या हो गया? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज मस्ट प्रेजेंट इन द सेम एरिया एट ए गिवन टाइम। जैसे ये एक इंडिविजुअल, ये दूसरा इंडिविजुअल, ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे फिर कितने भी बना लो, उसका कोई अंत नहीं है। इस ग्रुप को कहेंगे हम पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज लिविंग इन सेम एरिया। अब सेम स्पीसीज के हैं, ये कैसे पता? भाई ये रिप्रोडक्शन करते होंगे तो इनसे वायबल फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग बनते होंगे, तो ये सेम स्पीसीज के होंगे, इसलिए ये बन गया एक पॉपुलेशन। अब नेक्स्ट टर्म आता है जो पॉपुलेशन से बड़ा टर्म है, और ये टर्म है कम्युनिटी। देखो, कम्युनिटी और पॉपुलेशन दोनों के दोनों जो टर्म्स हैं, दोनों के दोनों टर्म्स में कुछ चीजें सिमिलर हैं, कुछ चीजें डिफरेंट हैं। जैसे कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। अच्छा ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल तो कौन थी? पॉपुलेशन भी थी। लेकिन यहां चेंज क्या आ रहा है? बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीसीज, बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीसीज, ये आ गया बड़ा चेंज। बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीसीज, वापस से सिमिलरिटी क्या आएगी? क्या आएगी? बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट एट ए गिवन प्लेस एट ए गिवन टाइम। हाँ, ये बन गई अब एक कम्युनिटी। कैसे? देखिए, ये कोई एक ट्री है, एक इंडिविजुअल, एक स्पीसीज का। इस ट्री के नीचे कई सारी ग्रासेस ग्रो कर रही हैं, दूसरी स्पीसीज। इसके नीचे कोई और प्लांट स्पीसीज ग्रो कर रही है, तीसरी स्पीसीज। इसके ऊपर कोई बर्ड बैठा हुआ है, चौथी स्पीसीज। इसके ऊपर कोई रेप्टाइल है, मान लीजिए कोई स्नैक वगैरह है, ये पांचवी स्पीसीज। हो सकता है यहां छोटे और एनिमल्स हो, चूहे वगैरह हो, छठी स्पीसीज। तो यहां क्या हो रहा है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन द सेम एरिया एट ए गिवन टाइम, इसे कहेंगे हम कम्युनिटी। ये क्या बन गया? एक कम्युनिटी बन गया। जब हम कम्युनिटी पढ़ेंगे तब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कम्युनिटी आखिर और क्या होती है, किस तरीके से हम कम्युनिटी को और स्टडी कर सकते हैं। सो कम्युनिटी का मतलब हो गया ग्रुप। अब एक साइंटिस्ट थे कार्ल मोबियस। कार्ल मोबियस ने 1877 में एक टर्म दिया, टर्म है बायोसिनोसिस। बायोसिनोसिस, बायोसिनोसिस टर्म कम्युनिटी के लिए इस्तेमाल किया गया। कम्युनिटी, बायोसिनोसिस मींस कम्युनिटी। लेकिन 21st सेंचुरी में इस टर्म को रिजेक्ट कर दिया।
ये जो टर्म है उसे रिजेक्ट कर दिया। अब हम बायोसिनोसिस टर्म का इस्तेमाल नहीं करते कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी शब्द का इस्तेमाल ही करते हैं। सो कम्युनिटी याद तो रख लीजिएगा, कार्ल मोबियस नाम के साइंटिस्ट ने बायोसिनोसिस टर्म दिया था कम्युनिटी के लिए, लेकिन 21st सेंचुरी से कम्युनिटी के लिए बायोसिनोसिस टर्म का इस्तेमाल नहीं किया जाता। बाकी हम कम्युनिटी के कैरेक्टर्स तब पढ़ेंगे जब हम कम्युनिटी पढ़ेंगे। चलिए इसके बाद मैं आपको बताता हूं एक बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सा टर्म जिसको मोस्ट ऑफ द टाइम मिसअंडरस्टूड किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम इसको यूं ही छोड़ दिया जाता है। तो देखिए टर्म है इकोसिस्टम। एजी टेंसले ने इकोसिस्टम टर्म दिया था, एजी टेंसले। टर्म है इकोसिस्टम, गिवन बाय, टर्म गिवन बाय एजी टेंसले 1935 के अंदर एजी टेंसले ने एक टर्म दिया एंड द टर्म इज इकोसिस्टम। चलो देखो इस इकोसिस्टम को हम समझते हैं, बहुत अच्छा शब्द है ये। अभी अभी हमने कम्युनिटी की डेफिनेशन पढ़ी और कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या कह रही है कि जब डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स, डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स एक जगह, एक एरिया में रहने लग जाए तो उसे कम्युनिटी कहते हैं। तो कम्युनिटी तक तो हमें समझ में आया। चलिए कम्युनिटी का हम बेसिक सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे मैंने ये कहा कि एक ट्री है किसी एरिया के अंदर, ध्यान से देखिएगा, एक ट्री है, इस एरिया के अंदर एक बर्ड है, इस एरिया के अंदर एक रेप्टाइल है, स्नेक है, इस एरिया के अंदर एक फ्रॉग है, एरिया के अंदर मंकी रहते हैं, एरिया के अंदर डियर रहते हैं, एरिया के अंदर रैबिट्स रहते हैं, इस एरिया के अंदर कोई फॉक्स है, कहीं पर तो लायन है, कहीं पर तो टाइगर है, इस एरिया के अंदर कहीं पर जेब्रा है, इस एरिया के अंदर कहीं पर ग्रासलैंड है यानी ग्रास है, ग्रासेस है, एरिया के अंदर बटरफ्लाई है, इस एरिया के अंदर लिजार्ड है। बहुत सारे हो गए। चलो अब समझते हैं। गौर से देखिए, यहां पर हमने जितने भी टर्म्स लिखे, जितने भी यहां पर हमने ऑर्गेनिजम्स के नाम लिखे हैं, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के हैं। अब जरा सोचिए, अगर इन सारे ऑर्गेनिजम्स को किसी तरीके से एक जगह इकट्ठा किया जाए, मान लो कि एक जगह हमने इकट्ठा कर दिया, हाइपोथेटिकली सोचो कि आपने इतने सारे ऑर्गेनिजम्स उठाए कहीं कहीं से और एक जगह उनको ले आए, एक एरिया के अंदर ले आए। अब ये सारे के सारे एक एरिया में है। तो जरा गौर से सुनना, यहां पे कौन से इंटरेक्शंस होने वाले हैं। क्या आप सोचिए कि अगर ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यहां आ गए एक साथ, तो क्या ये जेब्रा, बर्ड, बटरफ्लाई, लायन, रेप्टाइल, फ्रॉग, लिजार्ड, टाइगर, रैबिट, डियर, मंकी एंड फॉक्स, क्या ये ऑर्गेनिजम्स फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि फोटोसिंथेसिस करने का जो प्रोसेस है
कैपेसिटी है वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स के पास में है, तो चाहे ये ग्रीन प्लांट कहीं पर भी हो, ये फोटोसिंथेसिस ही करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये लॉइन ट्री को खाना शुरू कर दे? क्या ऐसा हो सकता है कि ये बर्ड है वो लॉइन को खा जाए? क्या ऐसा हो सकता है कि ये रैबिट डियर को खा जाए, या ये डियर रैबिट को खा जाए? क्या ये ऐसा हो सकता है कि डियर फॉक्स को खा जाए? बिल्कुल नहीं हो सकता ना। चाहे आप इन ऑर्गेनिजम्स को दुनिया के किसी भी कोने में छोड़ दो, फोटोसिंथेसिस कौन करेगा? हमेशा ग्रीन प्लांट्स। आप इनको कहीं पर भी छोड़ दो, टाइगर या लायन, इनको कोई नहीं खाएगा, ये दूसरों को खाएंगे। यानी कि लायन है वो डियर को खा लेगा, या ये टाइगर है वो डियर को खा लेगा। तो मतलब प्रीडेटर की तरह कौन काम करेगा और प्रे की तरह कौन काम करेगा, ये पहले से तय है। क्या रैबिट डियर को खाएंगे या डियर रैबिट को खाएंगे? नहीं, ये दोनों आपस में एक दूसरे को खाएंगे नहीं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस पूरी कम्युनिटी के अंदर कौन किसके साथ कंपटीशन करेगा ये तय है, पहले से तय है। कौन किसको खाएगा ये पहले से तय है। कौन फोटोसिंथेसिस करेगा ये पहले से तय है। बस अब आप बहुत नजदीक हैं इकोसिस्टम की डेफिनेशन के। इकोसिस्टम का मतलब होता है सिस्टेमेटिक तरीके से चलने वाली इंटरेक्शंस। जी हां, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी हम यह समझ सकते हैं कि जब डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स एक जगह होंगे तो कौन ऑर्गेनिज्म क्या रोल प्ले करेगा यह पहले से तय है। यह नेचर ने पहले से डिसाइड कर रखा है। यानी नेचुरल सिलेक्शन से यह बात तय है कि किसको किसके साथ कंपटीशन करना है, किसको किसको मार के खाना है, किसे फोटोसिंथेसिस करनी है। कौन यहां हर्बीवोर है, कौन यहां कार्निवोर का रोल प्ले करेगा, कौन यहां पर डीकंपोजर का रोल प्ले करेगा, यह पहले से तय है। इसका मतलब यह हुआ कि जब भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स एक साथ इकट्ठा होंगे तो उनके अंदर प्री डिसाइडेड मैनर में सिस्टेमेटिक तरीके से इंटरेक्शंस चलने लगेंगी, और वो सिस्टेमेटिक इंटरेक्शंस का नाम इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम कोई एरिया नहीं है, इकोसिस्टम किसी जगह का नाम नहीं है, लेकिन इकोसिस्टम के अंदर सारे के सारे इंटरेक्शंस जो नेचुरली, जो मैनेज्ड तरीके से चल रहे हैं, जो प्री डिसाइडेड मैनर में चल रहे हैं, जो नेचुरल सिलेक्शन की वजह से चल रहे हैं, उनका नाम है इकोसिस्टम। तो ये ऑर्गेनिज्म चाहे कितने भी डिफरेंट क्यों ना हो, अब हम चाहे तो इन्हें सिस्टेमेटिक तरीके से अरेंज कर सकते हैं। कैसे? जैसे यहां पर बता देता हूं, जैसे ट्री ग्रासेस ये एक लेवल के हैं, उसके बाद में मंकी हर्बीवोर है, बर्ड हर्बीवोर है, डियर हर्बीवोर है, रैबिट हर्बीवोर है, जेब्रा हर्बीवोर है, ये एक कैटेगरी के हैं। देन उसके बाद में फॉक्स हो गया, लाइन हो गया, टाइगर हो गया, रेप्टाइल हो गए, ये सारे के सारे एक कैटेगरी के हैं। इसमें से फ्रॉग है वो भी कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो क्या हुआ यहां पे, ऑर्गेनिजम्स तो डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के हैं, लेकिन इनके बीच में चल रही है एक बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज्ड तरीके से इंटरेक्शन। इन सारी इंटरेक्शन का नाम इकोसिस्टम है। चलिए अब डेफिनेशन लिखिए। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी, organisms of different species are present together within a given area. Next point. When they do so, all organisms will interact with each other in a well-defined, fixed way. They all play their role
in a systematic way as decided by natural selection. All these interactions among organisms and environment of the area are known as ecosystem. The term was coined by A.G. Tinsley, वो लिख लिया होगा. An ecosystem is not an area. It is all interactions which are running in the area. ये सारी इंटरेक्शंस हैं जो एक एरिया के अंदर रन करती हैं. इकोसिस्टम हैज नो नेचुरल बाउंड्री. देखो इकोसिस्टम की कोई भी बाउंड्री नहीं होती है. चलिए ये भी मैं डिफाइन कर देता हूं आपको. इकोसिस्टम की कोई बाउंड्री नहीं है. इट मीन्स हम अपनी सुविधा के लिए बाउंड्री खुद डिसाइड करते हैं. इकोसिस्टम ने कोई टाइप की कोई बाउंड्री डिसाइड नहीं कर रखी. फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा ही होगा कि जैसे आपके एरिया में कोई गार्डन है, इस गार्डन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स रहते हैं, तो ये गार्डन एक इकोसिस्टम है. अब क्या हुआ कि इस गार्डन के बाहर एक रोड जाती है. इस तरीके से रोड के इस तरफ एक ट्री है. तो देखो आप चाहो तो आप पूरे एरिया को एक इकोसिस्टम मान लो, आप चाहो तो एक गार्डन को इकोसिस्टम मान लो. ऐसा तो होगा नहीं कि यहां पे रहने वाला कोई बर्ड कभी भी इस ट्री पे नहीं जाएगा, या इस ट्री के ऊपर रहने वाला बर्ड को इधर नहीं आएगा. ऐसा तो होगा नहीं कि कभी अगर रेनफॉल होगी तो बारिश सिर्फ और सिर्फ इस गार्डन के अंदर ही होगी, गार्डन के बाहर नहीं होगी. इसका मतलब यह हुआ कि यहां कोई बाउंड्री थोड़ी है. नेचर के लिए तो कोई बाउंड्री नहीं है. जब धूप गिरेगी तो सबके ऊपर गिरेगी. ये तो हमने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी है. नेचर के लिए तो कोई बाउंड्री नहीं है. और हम पढ़ते हैं कि जैसे एक छोटा सा वाटर ड्रॉप है, अगर इस वाटर ड्रॉप में कुछ स्पीसीज के बैक्टीरिया हो एक आधे, तो ये वाटर ड्रॉप एक इकोसिस्टम कंसीडर किया जा सकता है, क्योंकि वाटर जो है वो तो हो गया एबायोटिक फैक्टर. इस वाटर की ड्रॉप का पीएच, इसका न्यूट्रिएंट स्टेटस, वो भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं. और इसमें अगर माइक्रोब्स आ जाते हैं तो ये इकोसिस्टम कंसीडर किया जा सकता है. और बड़े से बड़े इकोसिस्टम की बात करें तो पूरा का पूरा अर्थ, हमारा पूरा प्लेनेट एक इकोसिस्टम कंसीडर किया जा सकता है. तो ये हो गया इकोसिस्टम. डेफिनेशन वैसे कुछ भी नहीं है इकोसिस्टम की, कोई बहुत अच्छे से इकोसिस्टम को डिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन हां हम अपने समझने के लिए इकोसिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं. अगला टर्म समझते हैं. अगला टर्म है बायोम. देखो बायोम क्या होता है. बायोम एक इतना बड़ा इकोसिस्टम है, इतना बड़ा इकोसिस्टम है जो बहुत ज्यादा एरिया में फैला हुआ है, जो नेचुरली रन कर रहा है, जिसमें कोई एक पर्टिकुलर टाइप के वेजिटेशन पैटर्न है जिससे उसको पहचाना जा सके, तो उसे हम बायोम कहते हैं. सिंपल सा आप ये समझो, बहुत बड़ा इकोसिस्टम बायोम कहलाता है. लिखिए बायोम के लिए, ए वेरी लार्ज ecosystem running in the nature in unmanaged way. देखो unmanaged way का मतलब क्या हुआ. unmanaged way का मतलब होता है no human interfere. ये मत सोच लेना कि यहां कुछ भी हो रहा है. अनमैनेज्ड वे का मतलब जहां ह्यूमन इंटरफेयर ना हो. इसका मतलब होता है नेचुरल वे. नेचर अपने हिसाब से काम कर रही है, ना कि ह्यूमन के हिसाब से. तो ये होता है अनमैनेज्ड वे.
सो एक बड़ा इकोसिस्टम जो है वो अनमैनेज्ड तरीके से चल रहा है। आगे लिखिए, ए वेरी लार्ज एरिया कैरेक्टराइज्ड बाय ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ वेजिटेशन, इसको भी बायोम की डेफिनेशन में कंसिडर किया जाता है। एक और चीज लिखिए, द टर्म वॉज सजेस्टेड बाय क्लीमेंट्स 1916 बायोम में स्पान फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अदर कॉन्टिनेंट, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक हो सकता है बायोम। बायोम इज ए ब्रॉडर टर्म देन हैबिटाट एंड कैन कंपेराइज ए वेराइटी ऑफ हैबिटाट। आगे लिखिए, बायोम्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द प्रीडोमिनेंट प्लांट टाइप्स। बायोम है वो प्लांट के टाइप्स के अकॉर्डिंग कैरेक्टराइज किए जाते हैं। तो ये हो गया बायोम। अब एक और छोटा सा टर्म है बायोस्फीयर। चलिए समझते हैं बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है। वही बायो का मतलब लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्फीयर का मतलब गोला, मतलब अर्थ की बात हो रही है। बायोस्फीयर का मतलब वेरेवर लाइफ इज प्रेजेंट, और आज की डेट में तो अभी लाइफ अर्थ पे है यही पता है, इसलिए बायोम टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है अर्थ के लिए। तो बायोम इज अर्थ, बस अर्थ। तो ये हो गए कुछ हमारे पास में इंपॉर्टेंट टेक्निकल टर्म्स, और समझते हैं आगे। एक टर्म आएगा ऑर्टिकोलॉजी, ऑर्टिकोलॉजी। एक टर्म आएगा सिनिकोलॉजी, ऑर्टिकोलॉजी, सिनिकोलॉजी। देखो बहुत सरल है। एक ट्री है, ट्री के ऊपर बर्ड बैठा है, ट्री के ऊपर कोई बटरफ्लाई टाइप का कुछ है, यहां नीचे कोई रैबिट वगैरह रहते हैं, कितना गंदा सा रैबिट बनाया है, रैबिट वगैरह है, माइस वगैरह है, यहां पे कोई और छोटा प्लांट ग्रो कर रहा है, ऐसे करके कुछ कम्युनिटी बन रही है। अब समझिए आपने क्या किया, आपने इस कम्युनिटी से इस बर्ड को सेलेक्ट किया और आप सिर्फ और सिर्फ इस कम्युनिटी की एक स्पीसीज की इकोलॉजिकल स्टडी कर रहे हो, जबकि कम्युनिटी के अंदर और भी स्पीसीज हैं, लेकिन आपकी मर्जी है, आपने इस कम्युनिटी की एक पर्टिकुलर स्पीसीज सेलेक्ट करी और उसके ऊपर इकोलॉजिकल स्टडी कर रहे हो। ऐसी इकोलॉजिकल स्टडी को ऑर्टिकोलॉजी कहते हैं। यानी कि जब पूरी कम्युनिटी में से आप कोई एक स्पीसीज चुन लो और बाकी को इग्नोर कर दो, तो उस पर्टिकुलर स्पीसीज के ऊपर आप अपना रिसर्च करते रहो, स्टडी करते रहो, वो क्या करती है, कब खाती है, कब वो रिप्रोडक्शन करती है, कितने प्रोजेनी रिप्रोड्यूस करती है, इसको कहते हैं हम ऑर्टिकोलॉजी। लेकिन जो लोग समझदार होते हैं वो ये समझते हैं कि एक कम्युनिटी के अंदर रहने वाली सारी स्पीसीज एक दूसरे को किसी ना किसी तरीके से अफेक्ट करती है, चाहे वो पॉजिटिव वे में करो चाहे नेगेटिव वे में करो, लेकिन वो एक दूसरे को अफेक्ट जरूर करती है। तो एक समझदार इंसान क्या करेगा, जब उसे इकोलॉजी की स्टडी करनी है तो वो कम से कम एक कम्युनिटी पूरी स्टडी करेगा। इसका मतलब वो कम्युनिटी की सारी स्पीसीज की स्टडी करेगा। ऐसी स्टडी को कहते हैं सिन इकोलॉजी। समझ में आया? इंडिविजुअल स्पीसीज की स्टडी और कंप्लीट स्पीसीज यानी कंप्लीट कम्युनिटी की स्टडी सिन इकोलॉजी।
चलिए डेफिनेशन लिखिए। लिखिए ऑट इकोलॉजी इज एन अप्रोच इन इकोलॉजी that seeks to explain the distribution and abundance of species by studying interactions of individual organism with their environment. Individual organism. दूसरी definition लिखिए। The study of interactions of an individual organism or a single species with the living and non-living factor is called horticology. It is also called as species ecology, क्योंकि आपने क्या किया, एक पर्टिकुलर स्पीसीज को सेलेक्ट किया, इट इज नॉन एज स्पीसीज इकोलॉजी। दूसरा, when ecological studies are done on a community, it is known as synecology or community ecology. When all the species of a community are taken for ecological studies, it is known as synecology. तो ये हो गया हमारे पास में horticology, synecology का कॉन्सेप्ट। अब पढ़ते हैं नया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट एक टर्म आता है इकोटोन। इकोटोन, इकोटोन का मतलब क्या होता है? इकोटोन का मतलब होता है दो इकोसिस्टम के बीच का एरिया, यानी ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम्स। दो इकोसिस्टम के बीच का ट्रांजिशन जोन। देखिए बहुत सिंपल है, समझाता हूं आपको। एक नदी है जो कहीं से निकलती है और अंत में आके समुद्र में मिल जाती है, यह हो गया ओशियन, मैरीन इकोसिस्टम। और यह है नदी, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ठीक है। तो हुआ क्या कि इन दोनों इकोसिस्टम का पानी जहां पे मिल रहा है वहां एक एरिया बन जाता है, इसे कहते हैं ईस्चुरी। और ईस्चुरी एक इकोटोन का एग्जाम्पल है। एक चीज, दूसरा समझते हैं। एक बड़ा सा फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट के अंदर घने पेड़ लगे हुए हैं, यह फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। आप उस फॉरेस्ट के बीच में खड़े हो। जब आप इस फॉरेस्ट से दूर जा रहे होते हो, बाहर निकल रहे होते हो, तो आपको धीरे धीरे ऐसा लगता है कि पेड़ों की संख्या कम हो गई है, थोड़ा खुला खुला एरिया दिखने लगा है। और थोड़ा दूर चलते हो तो पेड़ थोड़े और कम हो जाते हैं और ग्रासेज स्टार्ट हो जाती है। यहां पर पेड़ है वो दूर दूर हो गए हैं और ग्रासेज स्टार्ट हो चुकी है। आगे जाते जाते आपको पता लगेगा कि पूरा का पूरा ग्रासलैंड टाइप का इकोसिस्टम आ गया। और इस पूरे ग्रासलैंड में कोई एक आधा ट्री है तो ट्री है, नहीं तो नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ आप फॉरेस्ट इकोसिस्टम से निकलकर ग्रासलैंड इकोसिस्टम में आ गए और आपको पता भी नहीं चला। तो यहां पर भी एक ऐसा एरिया बनता है बिटवीन फॉरेस्ट इकोसिस्टम एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जो ट्रांजिशन जोन है, इसे कहते हैं सवाना। सवाना ये भी एक इकोटोन होता है। तो सवाना है वो भी एक इकोटोन होता है। चलो एक एग्जाम्पल अपन और लेकर के समझते हैं इकोटोन का। ये कोई ओशियन है और इस ओशियन से जब आप बाहर निकलते हो तो यहां पर टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम है। टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में कंप्लीट सॉइल है,
ओशियन एक्वाटिक इकोसिस्टम में कंप्लीट वाटर है, लेकिन बीच में एक मार्शी एरिया, दलदली एरिया बनता है, इसे कहते हैं वेटलैंड। वेटलैंड भी क्या है? एक इकोटोन है। तो यहां पर हमारे पास में 3 इकोटोन्स प्रेजेंट है। एक है ईस्चुरी, एक है वेटलैंड, एक है सवाना। ईस्चुरी बनती है फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर के बीच, सवाना बनता है फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड के बीच, और वेटलैंड बनता है एक्वाटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच। तो इसे हम कहते हैं इकोटोन। इकोटोन इज द ट्रांजिशन जोन बिटवीन 2 इकोसिस्टम्स। अब एक बात है यहां गौर करने लायक, वो क्या? गौर करने लायक बात यह है कि ये जो ट्रांजिशन जोन होता है, इस ट्रांजिशन जोन के अंदर दोनों इकोसिस्टम के कैरेक्टर्स होते हैं। आप देखो, यहां ग्रासेस नहीं है, यहां ट्रीज ज्यादा नहीं है, लेकिन इस एरिया में ग्रासेस भी हैं, ट्रीज भी हैं। यहां देखो सॉइल नहीं है, यहां देखो वाटर नहीं है, लेकिन यहां सॉइल एंड वाटर दोनों है। यहां पर फ्रेश वाटर नहीं है, यहां मैरीन वाटर नहीं है, लेकिन यहां पर फ्रेश एंड मैरीन वाटर दोनों है। इसका अर्थ यह हुआ कि यहां पर इकोटोन में 2 इकोसिस्टम के कैरेक्टर्स एक साथ है, तो दोनों इकोसिस्टम के कंपैरिजन में बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा होगी। बायोडाइवर्सिटी हाई होती है इकोटोन की। इस कैरेक्टर को कहते हैं एज इफेक्ट। एज इफेक्ट। तो एज इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? एज इफेक्ट का मतलब होता है द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इकोटोन इज हाई as compared to both ecosystems तो ये बायोडाइवर्सिटी का कॉन्सेप्ट है। चलो लिखो कुछ। इकोटोन इज द ट्रांजिशन जोन where 2 ecosystem meet, that is the zone between 2 ecosystems. Next point. नेक्स्ट लिखिए एज इफेक्ट। एज इफेक्ट इसमें लिखिए इन द एरिया ऑफ इकोटोन द बायोडाइवर्सिटी इज हाई एज कंपेयर टू बोथ इकोसिस्टम्स। इसे कहते हैं एज इफेक्ट। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं। एक छोटा सा सवाल आता है कि भाई इकोटोन का कैसे पता चलेगा कि ये इकोटोन है? बीच का ट्रांजिशन जोन है, कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है। जब कभी भी आप एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम के अंदर रन करते हो, इकोसिस्टम 1, और आप इधर आ गए इकोसिस्टम 2 में, तो ये जो बीच का ट्रांजिशन जोन बन रहा है, इस ट्रांजिशन जोन के अंदर आपको एक तो वेजिटेशन पैटर्न में चेंज मिलेगा। वेजिटेशन पैटर्न चेंज, इस कैरेक्टर को कहते हैं फिजियोग्नोमी। फिजियोग्नोमी। फिजियोग्नोमी का मतलब जैसे आप हैं फॉरेस्ट में और फॉरेस्ट से बाहर निकल रहे हैं। जब आप फॉरेस्ट के बीच में हैं, आपको बड़े बड़े ट्रीज ही ट्रीज दिख रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं चल रहा। लेकिन जब आप फॉरेस्ट से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा, अब ट्रीज कम हो रहे हैं, कोई दूसरी स्पीसीज के प्लांट्स हैं वो दिखने लग गए। दैट इज इकोटोन। यानी कि फिजिकल अपीयरेंस ऑफ प्लांट स्पीसीज है वो चेंज होने लगती है। दूसरा, कलर में चेंजेस आते हैं। चेंज इन कलर।
जो कलर है प्लांट्स के, लीफ का, फ्लावर का, उसमें भी हल्का हल्का चेंज देखने को मिलेगा। डार्क कलर से लाइट कलर होना शुरू हो जाएगा। सॉइल के कलर में चेंज आएगा। सॉइल अगर है तो सॉइल कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होना आपको समझ में आएगा कि ये सॉइल थोड़ी चेंज हो रही है। और क्या पता एनिमल स्पीसीज भी आपको अलग दिखने लगे। तो आप जब किसी एक इकोटोन में जाते हो तो आपको ये चेंजेस देखने को मिलते हैं, आप इन्हें एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो एक लाइन लिखिए, ए शार्प वेजिटेशन ट्रांजिशन with a distinct line between two communities. A change in color of plants can indicate an ecotone. A change in physiognomy, vegetation pattern, can be a key indicator of an ecotone. Also, change in soil feature, plant species and animal species are seen. तो ये है इकोटोन के बारे में बातें। अब नेक्स्ट बात करते हैं, एक और टर्म आता है इकोक्लाइन। इकोक्लाइन इकोक्लाइन का मतलब क्या होता है? अभी अभी हमने जो इकोटोन कहा, तो हमने कहा इकोटोन में जब आप जाते हो तो आपको चेंज देखने को मिलता है। अगर आप एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जाएं और आपको यह भी ना पता चले कि कब आप एक से दूसरे में एंटर हो चुके हो, तो इसे कहते हैं इकोक्लाइन। इकोक्लाइन में आपको क्लियर कट डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब इकोसिस्टम चेंज हो चुका है। तो ट्रांजिशन जोन इतना शार्प नहीं है जितना इकोटोन के केस में है। इसे कहते हैं इकोक्लाइन। डेफिनेशन लिखिए, ए ग्रेडेशन फ्रॉम वन इकोसिस्टम टू अनदर इकोसिस्टम। ग्रेडेशन from one ecosystem to another ecosystem when there is no sharp boundary between the two ecosystems. आगे लिखिए, a gradual continuous change in the species composition between two ecosystems or communities of organisms across an environmental gradient. इसे हम कहते हैं इकोक्लाइन, जहां पर क्लियर कट कुछ पता ना चले। तो ये इकोक्लाइन हो गया। अब बात करते हैं एक और टर्म की, बहुत सिंपल सा है, टेक्नो इकोसिस्टम। देखो टेक्नो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम मतलब इकोसिस्टम, टेक्नो मतलब टेक्नोलॉजी। ऐसा इकोसिस्टम जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लग जाए उसे हम कहते हैं टेक्नो इकोसिस्टम। लिखिए डेफिनेशन, एन इकोसिस्टम विच इज टेक्निकली एडवांस्ड, एन इकोसिस्टम इन विच हाई टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल ए सिटी, कोई भी सिटी ले लो आप, वो एक टेक्नो इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, क्योंकि उस सिटी के अंदर आपको प्लांट्स भी मिलेंगे, एनिमल्स भी मिलेंगे, माइक्रोब्स भी मिलेंगे। उस सिटी के अंदर आपको टेम्परेचर भी मिलेगा, रेनफॉल भी मिलेगी, लाइट भी मिलेगी, सॉइल भी मिलेगी। तो ये तो इकोसिस्टम के कैरेक्टर्स हैं। और उस सिटी के अंदर आपको मिलेगी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज, फैक्ट्रीज हो सकती हैं, सभी के घरों में पंखे, लाइट, सब कुछ है। तो ये टेक्नोलॉजीज ही हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं टेक्नो इकोसिस्टम। लिखिए डेफिनेशन, एन इकोसिस्टम विच इज टेक्निकली एडवांस्ड, इन टेक्नो इकोसिस्टम हाई टेक्नोलॉजीज आर यूज्ड ड्यू टू विच हाई पावर कंजप्शन अकर। अब एक चीज समझिए, सपोज करो कि हमें सिटी के अंदर
लाइट प्रोडक्शन करना है, बिजली बनानी है, लाइट प्रोडक्शन, क्या करोगे आप लाइट प्रोडक्शन से? मतलब कैसे करोगे लाइट प्रोडक्शन? दो तरीके, या तो पानी से बिजली बनाओगे या आप कोयले से बनाओगे। आप पानी से बिजली बनाओगे तो कोई ना कोई नेचुरल जो रिवर है या नेचुरल वाटर बॉडी है उसका पानी आप अपनी तरफ लाओगे। आपने क्या किया? नेचुरल इकोसिस्टम के रिसोर्स को ले आए अपनी तरफ। अगर आपको कोयले से बिजली बनानी है तो भी आप क्या करोगे? वर्ल्ड में कहीं ना कहीं खुदाई करके कोयला निकालोगे और आप उससे बिजली बनाओगे। चलिए, अगर आपको मोबाइल टावर्स लगाने हैं तो आप क्या करोगे? आप उस एरिया के अंदर जो है वो मोबाइल टावर्स लगाओगे जिससे कई सारे एनिमल एंड प्लांट्स की डेथ होगी। आपको सड़कें बनानी है तो आप क्या करोगे? पेड़ काटोगे। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे आप टेक्नो इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हो आप नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हो। इसका मतलब यह हो जाता है कि टेक्नो इकोसिस्टम इज पैरासाइट ऑन नेचुरल इकोसिस्टम। ये नेचुरल इकोसिस्टम के ऊपर पैरासाइट होते हैं। टेक्नो इकोसिस्टम आर पैरासाइट ऑन नेचुरल इकोसिस्टम। तो ये होगा टेक्नो इकोसिस्टम की डेफिनेशन। अब इस टेक्नो इकोसिस्टम से ही रिलेटेड एक दूसरी डेफिनेशन है, वो समझिए। अगला पॉइंट लिखेंगे हम, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, EFP, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इसका मतलब क्या है? यह है एक टेक्नो इकोसिस्टम और इस टेक्नो इकोसिस्टम के अंदर एक महान स्पीसीज रहती है और उस महान स्पीसीज का नाम है ह्यूमंस। ह्यूमन बीइंग क्या करेंगे? अगर उन्हें किसी भी चीज की जरूरत हुई तो वो उस चीज को पाने के लिए नेचर को खराब करेंगे। यहां इस सिटी के ह्यूमन बीइंग्स डिमांड करते हैं किसी भी टेक्नोलॉजी की, तो क्या होगा? इस सिटी की बाउंड्री से दूर जाना पड़ेगा। जैसे सपोज करिए कि हमें ऑटोमोबाइल्स चाहिए, हो सकता है इस सिटी के अंदर मैन्युफैक्चर नहीं होते हो तो दूसरी सिटी से यहां पर लाए जाएंगे। अब वो कितनी दूर से लाए जाएंगे, कौन सी डायरेक्शन से लाए जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन लाए जाएंगे। तो मान लो यहां से ऑटोमोबाइल्स लाए जाते हैं। सपोज करो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मंगवाना है इस सिटी में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस सिटी में मैन्युफैक्चर नहीं होता, कहीं और जाना पड़ेगा, तो इस कंट्री से यहां इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाएंगे। ऐसे ही टेक्नो इकोसिस्टम के अंदर क्या करेंगे? अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग दूरी पर जाकर के ह्यूमंस की डिमांड की चीजें लाएंगे। अब डेफिनेशन इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट वो एक्स्ट्रा एरिया है जो कि ह्यूमन डिमांड को पूरा करने के लिए फुलफिल किया जाता है। इसका मतलब टेक्नो इकोसिस्टम के बाहर का एरिया जो कि ह्यूमन की डिमांड को फुलफिल करने के लिए ऑक्यूपाई किया जाता है या कवर किया जाता है, उसे कहते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। अब आपको वीडियो में कमेंट करके बताना है कि अगर इकोलॉजिकल फुटप्रिंट बड़ा हुआ तो क्या होगा और इकोलॉजिकल फुटप्रिंट छोटा हुआ तो क्या होगा, और इन दोनों में से बेटर कौन सा है। आगे आप डेफिनेशन लिखिए। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट measures the human demand on nature. Ecological footprint measures the human demand on nature. दूसरा पॉइंट लिखिए इसमें, लिखिए ecological footprint is the extra area in the surrounding of techno ecosystem which is required to fulfill the human demands of techno ecosystem.
टेक्नो इकोसिस्टम के ह्यूमंस की डिमांड को पूरा करने के लिए जो एक्स्ट्रा एरिया चाहिए उसे कहते हैं टेक्नो इकोसिस्टम। एक और डेफिनेशन, एक और वर्ड देखते हैं, एंड द वर्ड इज नेचुरल कैपिटल। देखो नेचुरल कैपिटल का मतलब क्या है, ध्यान से समझिए, बहुत इजी है ये तो। आप जरा ये सोचो कि नेचर से आपको फ्री में क्या मिल रहा है, तो आप कहोगे सर नेचर से हमें फ्री में ऑक्सीजन गैस मिलती है, आप कहोगे कि नेचर से फ्री में रेन वाटर मिल जाता है, आप कहोगे नेचर से फ्री के अंदर हमारे डेड ऑर्गेनिक मैटर का डीकंपोजिशन हो जाता है, इसके माइक्रोब्स पैसे थोड़ी लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज हो गई। ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें नेचर की वो सर्विसेज हैं जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, इन्हीं को कहते हैं नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल है वो करेंसी ऑफ इकोसिस्टम होती है, दे आर द करेंसी ऑफ इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम आपको फ्री में क्या दे सकता है, वो कहलाती है नेचुरल कैपिटल। लिखिए, all the benefits and services provided by the natural unmanaged ecosystem to human free of cost. Natural capital is the currency of an ecosystem. Natural capital is the currency of an ecosystem. Currency of an ecosystem. For example, oxygen gas, decomposition of waste material, purification of water, rain water, pollination of crops. Pollination of क्रॉप्स। तो ये सारा का सारा कहलाता है इकोलॉजिकल करेंसी। चलिए इसके बाद में एक और टर्म देखते हैं, टर्म है गिल्ड। गिल्ड का मतलब क्या होता है? गिल्ड एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप है जो एक तरीके से एक टाइप का खाना खाते हैं। इसका मतलब यह हुआ ऐसा ग्रुप जिसके मेंबर्स अलग अलग स्पीसीज के हैं, लेकिन वो फीडिंग एक स्टाइल में करते हैं, खाना एक तरीके से एक जैसा खाते हैं। ऐसे ग्रुप को कहते हैं हम गिल्ड। देखो कम्युनिटी के साथ इसको कंफ्यूज मत करना। कम्युनिटी के अंदर आपको प्लांट्स भी मिलेंगे, इसमें आपको प्लांट्स मिले जरूरी नहीं है। इसलिए गिल्ड एक ऐसे ग्रुप का नाम है जिसके मेंबर्स सेम फूड सेम स्टाइल में खाते हैं। लिखिए जरा, ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज मेंबर्स, ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज मेंबर्स which exploit same resource in same manner, same resource same manner के अंदर। फॉर एग्जाम्पल नेक्टर फीडिंग इंसेक्ट्स, नेक्टर फीडिंग इंसेक्ट्स, नेक्टर को फीड करते हैं, अलग अलग स्पीसीज के इंसेक्ट है लेकिन सेम टाइप से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीफ फीडिंग इंसेक्ट्स, लीफ के ऊपर फीड करते हैं, तो इनको हम कहते हैं गिल्ड। ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप जो सेम रिसोर्स को सेम मैनर के अंदर कंज्यूम करता हो। तो ये हैं हमारे आज के सेशन के टॉप 15 टर्म्स।
इसके बाद और भी अच्छे अच्छे टर्म्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अब आप चैनल को सब्सक्राइब भी करवाइए और साथ ही साथ वीडियोज शेयर भी कीजिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, नए टर्म्स के साथ में। थैंक यू।